नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों से जो आज परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे जो बड़ी खबर है इस वक्त की वो ये कि पश्चिम बंगाल से नंदीग्राम सीट, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, ममता बनर्जी की जीत हो गई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से जो खबर है उसमें यह कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी 1200 वोट से शुभेंदु अधिकारी को शिकस्त दी है। 1200 वोटों से ममता बनर्जी ने शुभेंदु को हराया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि नंदीग्राम सबसे ज्यादा हॉट सीट, जहां ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी की तरफ से भी पूरी ताकत झोंकी गई थी। लेकिन आखिरकार ममता बनर्जी की जीत हुई है। 1200 वोटों से जीत दर्ज की है ममता बनर्जी ने। कांटे की टक्कर रही लगातार, यानी कि पहले राउंड से आखिरी राउंड तक लगातार कांटे की टक्कर में गिनती चलती रही। लेकिन आखिरकार 1200 वोटों से जीत दर्ज कर ली है ममता बनर्जी ने। और जहां तक पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी फिर से सत्ता में काबिज होने जा रही है। 200 के आंकड़े पार 216 पर पहुंच गई है टीएमसी। ये फाइनल आंकड़े नहीं है, आपको बता दें कि शाम तक फाइनल आंकड़े आएंगे। बीजेपी 75 और वहीं कांग्रेस और लेफ्ट की बात कर ली जाए तो सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है। और ममता बनर्जी को एक के बाद एक बधाइयों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और कई राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े नेता सभी लोग बधाई दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उन्हें फोन करके बधाई दी है। 1200 वोटों से ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को हराया है। शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी के सबसे ज्यादा करीबी हुआ करते थे और उन्होंने अचानक से टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने के लिए आए, जहां ममता बनर्जी ने खुद वहां से चुनाव लड़ने के लिए मन बनाई। और आखिरकार शुभेंदु अधिकारी को 1200 वोट से शिकस्त दी है ममता बनर्जी ने। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी को बधाई दिए हैं। एक बार आपको फिर से बता दें कि लगातार जो सिलसिला है बधाइयों का वो जारी है। और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने जा रही हैं ममता बनर्जी। बीजेपी की जहां तक बात कर ली जाए 3 सीट से 75 तक बीजेपी पहुंची है, यानी 80-85 के बीच में आंकड़े आ रहे थे। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है उसमें यह कि टीएमसी ने फिर से बढ़त बना ली है और 76 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी कि 76 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। टीएमसी 215 और लेफ्ट और कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, न लेफ्ट न टीएमसी। अदर्स यानी निर्दलीय, हो सकता है कि एक सीट निर्दलियों को भी मिल सकती है। लेकिन सबसे जो बड़ी खबर है इस वक्त की वो ये कि आखिरकार ममता बनर्जी चुनाव जीत गई हैं। ममता बनर्जी शुरुआती दौर में काफी पीछे चल रही थी, उसके बाद बीच में थोड़े से आगे हुई, फिर बीच में पीछे चली गई और फिर फाइनली जो रिजल्ट आया है, फाइनली जो आखिरी जो राउंड हुआ है उसमें ममता बनर्जी 1200 वोट से शिकस्त दी हैं शुभेंदु अधिकारी को, यानी बीजेपी कैंडिडेट को। वहीं सिंगूर सीट पर भी टीएमसी के बेचाराम ने 25,933 वोट से जीते हैं। सिंगूर और नंदीग्राम ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, जहां से ममता बनर्जी के राजनीति में एक जबरदस्त उछाल आया था। और आखिरकार नंदीग्राम ने आज वो कर्ज अदा किया है ममता बनर्जी के लिए। ममता बनर्जी को 1200 वोट से जीत दिलाई है। एक बार आपको फिर से बता दें, सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ममता बनर्जी को बधाई दी है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी को बधाई दी है। तो पश्चिम बंगाल से जो खबर आ रही है वो ये कि एक बार फिर से टीएमसी सत्ता में काबिज होने जा रही है। ममता बनर्जी को लेकर लगातार ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि ममता बनर्जी अगर चुनाव हारती हैं तो फिर वहां का चेहरा कौन होगा। लेकिन ये नौबत नहीं आई। ममता बनर्जी को ही टीएमसी के नेता के तौर पर ममता बनर्जी को ही लोग वहां मानते हैं और आखिरकार उनके चेहरे पर एक बार फिर से पश्चिम बंगाल ने भरोसा जताया है। 215 के आसपास, यानी कि 215 सीटों पर इस वक्त बढ़त है टीएमसी। और बीजेपी की जहां तक बात कर लीजिए तो 76 सीटों पर बढ़त बना रही है। প্রেস করব। আপনারা সারাদিন খুব খেটেছেন, আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরে যান। এবং আপনাদের আমি বলি যে কোভিডের জন্য যত্ন নিন, বাড়ি গিয়ে চান টান করে গরম জলে সকলে মাস্ক ইউজ করুন। এবং কোভিডের জন্য আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি কোভিডের জন্য কাজ করা, ঠিক আছে?
অনেক ধন্যবাদ, অনেক অভিনন্দন। বাংলার মানুষ, বাংলার জয়, বাংলার জয়, বাংলাই পারে, বাংলাই পারে। বাদ বাকি আমি আবার পরে বলছি। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो जीत है वो मंगलाड जीत यानी कि पश्चिम बंगाल की जीत है, यहाँ की जनता की जीत है। आपको बता दें कि इस वक्त की जो सबसे जो बड़ी खबर है वो ये कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की वापसी हुई है, यानी कि टीएमसी फिर से सत्ता में काबिज हुई है। जबकि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट को लेकर जो काफी वहां पर कांटे की टक्कर थी, आखिरकार ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट जीत ली है 1200 वोट से। और सीट जीतने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है ममता बनर्जी ने। उन्होंने सिर्फ एक शब्दों में कहा कि यह जीत पश्चिम बंगाल की है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि ममता बनर्जी इस वक्त अपने लोगों से बातचीत कर रही है। तस्वीर आप देख लीजिए, सीधे सीधे ममता बनर्जी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके आवास के बाहर इस वक्त कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और टीएमसी के सभी बड़े नेता इस वक्त ममता बनर्जी के आवास पर मौजूद हैं। ममता बनर्जी सुबह से अभी तक यानी पहली बार वो मीडिया के सामने आई, कैमरे के सामने आई और उन्होंने सिर्फ एक ही शब्दों में, एक ही लाइन में उन्होंने कहा कि यह जीत पश्चिम बंगाल की है। और जीत की सभी को बधाई देते हुए ममता बनर्जी सुबह से यानी पहली बार मीडिया के सामने यानी कि अपने कार्यकर्ताओं के सामने आई हैं। एक बार आपको फिर से बता दें कि नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी की जीत हुई है और इस जीत के साथ ही तीसरी बार यानी कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सत्ता में काबिज होने जा रही है। 214 पर इस वक्त टीएमसी है। शुभेंदु अधिकारी को 1200 वोटों से ममता बनर्जी ने शिकस्त दी है और सबकी निगाहें टिकी हुई थी नंदीग्राम सीट पर। और यह तस्वीर, लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त टीएमसी के सभी जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त ममता बनर्जी के आवास पर पहुंचे हैं। पत्रकारों की भी काफी भीड़ है और समर्थक भी काफी संख्या में हैं। আপনারা অনেক খেটেছেন, সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, কোভিডের প্রোটেকশনটা মেনটেন করে চলুন। আমি এখনো প্রেসকে মিট করিনি, আমি প্রেসকে মিট করে কিছু কথা বলবো। তার আগে আপনাদের আমি অনুরোধ করব, বিজয় মিছিল এখনই না করে, কোভিডে অনেক মানুষ আক্রান্ত, আসুন আমরা বিজয় মিছিল সম্বন্ধে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটু পরে 6টার পরে আমি প্রেস করব। আপনারা সারাদিন খুব খেটেছেন, আমি আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা অনেক খেটেছেন, সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, কোভিডের প্রোটেকশনটা মেনটেন করে চলুন। আমি এখনো প্রেসকে মিট করিনি, আমি প্রেসকে মিট করে কিছু কথা বলবো। তার আগে আপনাদের আমি অনুরোধ করব, বিজয় মিছিল এখনই না করে, কোভিডে অনেক মানুষ আক্রান্ত, আসুন আমরা বিজয় মিছিল সম্বন্ধে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটু পরে 6টার পরে আমি প্রেস করব। আপনারা সারাদিন খুব খেটেছেন, আমি আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা অনেক খেটেছেন। तो ममता बनर्जी ये कहते हुए कि इस वक्त कोविड को प्राथमिकता होनी चाहिए, यानी कि आप लोग किसी प्रकार का जश्न न मनाएं। कोविड बहुत ही खतरनाक है और इसे खत्म होने के बाद हम लोग जरूर जीत का जश्न मनाएंगे। इस वक्त विजय जुलूस किसी प्रकार का नहीं होगा। जीत को सभी को उन्होंने बधाई देते हुए उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि आप लोग कोविड के नियमों का पालन जरूर करें और विजय जुलूस ना निकाला जाए। ममता बनर्जी ये कहते हुए
अभी जीत का जश्न नहीं मनाया जाएगा। नंदीग्राम सीट से जीतने के बाद ममता बनर्जी कार्यकर्ताओं को यह संबोधित करते हुए, क्योंकि उनके आवास के बाहर इस वक्त कार्यकर्ताओं का हुजूम है, काफी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार सुबह से ही ये जो तस्वीरें आ रही थी अलग अलग जगहों से, जिस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे थे, हुजूम उमड़ा हुआ था, लगातार लोग जश्न मना रहे थे और इस जश्न के बीच उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आप लोग अभी किसी प्रकार का कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा, कोरोना नियंत्रण पहली प्राथमिकता है, यानी कोरोना को पहले नियंत्रण किया जाएगा और उसके बाद हम जीत का जश्न मनाएंगे। जीत की बहुत बहुत बधाई सबको, विजय जुलूस ना निकाला जाए, ममता बनर्जी ये कहते हुए तो एक बार आपको फिर से बता दें कि नंदीग्राम सीट से 1200 वोटों से जीती हैं ममता बनर्जी और पूरे पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए तो 215 पर इस वक्त टीएमसी पहुंच गई है, यानी कि टीएमसी के जो वोट सीटों की जो संख्या है वो 215 तक पहुंच गई है। बीजेपी 76, लेफ्ट और कांग्रेस इस वक्त शून्य नजर आ रहे हैं, यानी कि अभी भी। और जीत के बाद ममता बनर्जी का बयान आया है कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, कोरोना नियंत्रण पहली प्राथमिकता, उन्होंने ये बातें कही है। जीत की उन्होंने बधाई दी है सबको। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूं, ममता बनर्जी ये कहते हुए, मैं सभी से विनती करती हूं कि विजय जुलूस ना निकालें। ममता बनर्जी ये कहते हुए, मैं सभी से अपने घरों में वापस जाने का आग्रह करती हूं, आप अपने अपने घर जाएं, मैं शाम 6 बजे के बाद मीडिया को संबोधित करूंगी। तो जीत के बाद ममता बनर्जी का यह बयान आया है, एक बार आपको फिर से बता दें, कोरोना नियंत्रण पहली प्राथमिकता है, यानी कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से बढ़ रही है और शाम 6 बजे के बाद ममता बनर्जी मीडिया को संबोधित करने वाली हैं। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूं, मैं सभी से विनती करती हूं कि विजय जुलूस ना निकालें, ये अपने कार्यकर्ताओं से कहते हुए ममता बनर्जी जीत के बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बातें कही। वहीं शाम 6 बजे के बाद मीडिया को संबोधित करूंगी, ये भी बातें उन्होंने कही है। और आइए एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने। আমি আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আপনারা অনেক খেটেছেন, সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, কোভিডের প্রোটেকশনটা মেনটেন করে চলুন। আমি এখনো প্রেসকে মিট করিনি, আমি প্রেসকে মিট করে কিছু কথা বলবো, তার আগে আপনাদের আমি অনুরোধ করব বিজয় মিছিল এখনই না করে, কোভিডে অনেক মানুষ আক্রান্ত, আসুন আমরা বিজয় মিছিল সম্বন্ধে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটু পরে 6টার পরে আমি প্রেস করব। আপনারা সারাদিন খুব খেটেছেন, আমি আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আপনারা অনেক খেটেছেন, সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, কোভিডের প্রোটেকশনটা মেনটেন করে চলুন। আমি এখনো প্রেসকে মিট করিনি, আমি প্রেসকে মিট করে কিছু কথা বলবো, তার আগে আপনাদের আমি অনুরোধ করব বিজয় মিছিল এখনই না করে, কোভিডে অনেক মানুষ আক্রান্ত, আসুন আমরা বিজয় মিছিল সম্বন্ধে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটু পরে 6টার পরে আমি প্রেস করব। আপনারা সারাদিন খুব খেটেছেন। तो आपने सुना ममता बनर्जी ये कहते हुए कि आप लोग अपने अपने घर जाएं। जीत की उन्होंने सभी को बधाई देते हुए कहा कि शाम 6 बजे के बाद प्रेस को हम संबोधित करेंगे और फिलहाल कोविड नियंत्रण प्राथमिकता है, हमारी प्राथमिकता है। कोविड को ध्यान में रखते हुए आप लोग किसी प्रकार का कोई जश्न न मनाएं। इस वक्त जश्न मनाने का समय नहीं है क्योंकि कोरोना की रफ्तार तेजी से आगे बढ़ रही है और ऐसे में उन्होंने कहा, सबसे आग्रह किया है सभी कार्यकर्ताओं से जो लोग इस वक्त वहां पर काफ़ी देर से खड़े हैं कि आप लोग अपने अपने घर जाइए। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि आप लोग अपने अपने घर जाइए और कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन करिए। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, कोरोना के चलते योगी सरकार का बड़ा फैसला, दूसरे राज्यों में नहीं जाएगी परिवहन निगम की बसें। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि दूसरे राज्यों में परिवहन बसें नहीं जाएंगी, ये फैसला लिया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के चलते योगी सरकार का बड़ा फैसला, दरअसल पिछले साल जिस तरीके से परिवहन
निगम की जो बसें हैं उसे भेज दिया गया था अलग अलग राज्यों में, और वहां से उत्तर प्रदेश के जो लोग थे उसे लाया गया था। लेकिन इस बार जो फैसला लिया गया है कि कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है, ऐसे में कोई भी परिवहन निगम की बसें दूसरे राज्यों में नहीं जाएगी। एक बार आपको फिर से बता दें, कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। कोरोना की जो रफ्तार है उससे हर एक कोई भयभीत है, और आपको बता दें कि 3 लाख यानी कि 3,90,000 के आसपास के आज आंकड़े हैं पूरे देश भर से जो आंकड़े आए हैं। और ऐसे में हर राज्य अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना को मात दिया जाए। उत्तर प्रदेश से जो खबर है उसमें यह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए यह कह दिया गया है कि दूसरे राज्यों में नहीं जाएगी परिवहन निगम की बसें। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। और एस के वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। एस के वाजपेयी, क्या फैसला लिया गया है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के केसेस लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, चाहे वो देश हो या फिर बाकी के प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में भी तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़े हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कोशिश की है कि जो कोरोना के केस हैं, क्योंकि लगातार कोरोना म्यूटेट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोई नया केस उत्तर प्रदेश ना आए, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश अब हर चौकसी बरत रही है। यूपी परिवहन की बसों को दूसरे प्रदेशों में फिलहाल जाने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए ये बड़ा निर्णय लिया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं अभी फिलहाल उनमें कोई भी रोक बसों की नहीं रहेगी, लेकिन यूपी से बाहर बसें फिलहाल यूपी परिवहन की नहीं जाएंगी, जिसको लेकर ये निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया है, जो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा है कि जब लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से परिवहन सेवा को यूपी में सीमित किया गया था, बाद में कुछ जिलों तक ही सीमित किया गया था, और उसके बाद जब अभी धीरे धीरे चीजें सामान्य हो रही थी, तो विभिन्न प्रदेशों के साथ दोबारा समझौते करने के बाद फिर से सेवाओं को शुरू किया गया था। तो कहीं ना कहीं अब चूंकि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि अब फिलहाल जब तक परिस्थितियां सामान्य नहीं होती हैं, उस दौरान तक अब ये बस सेवा सिर्फ उत्तर प्रदेश के जिलों तक सीमित रहेगी, बाहर यूपी परिवहन की बसें फिलहाल नहीं जाएंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से बढ़ रही है, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि परिवहन निगम की जो बसें हैं वो दूसरे राज्यों में नहीं जाएगी। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सल्ट उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना उपचुनाव में जीते हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत बीजेपी कार्यालय पहुंचे, और आपको बता दें कि सीएम तीरथ सिंह रावत के लिए ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी, और आखिरकार बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना की जीत हुई है उपचुनाव में। सल्ट विधानसभा के उपचुनाव में प्रदेश अध्यक्ष यानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों के लिए ये बहुत ही समझ सकते हैं कि पहला ही चुनाव था, और इसे जीतना बहुत जरूरी था। और आखिरकार जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ये कि सल्ट उपचुनाव बीजेपी ने जीत ली है। बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना उपचुनाव में जीते हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी सीएम के साथ मौजूद हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने पहुंचे हैं सीएम। तो उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ वहां पर चुनावी मैदान में थे इस उपचुनाव में, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना ने जीत दर्ज करा ली है। सीएम तीरथ सिंह रावत इस वक्त बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं कार्यकर्ताओं को बधाई देने के लिए। उनके साथ मदन कौशिक, यानी उत्तराखंड में जिस तरीके से बदलाव हुआ था, खासकर मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे बदले गए थे, ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती थी सल्ट उपचुनाव, और आखिरकार बीजेपी को एक बड़ी जीत आप कह सकते हैं कि ये जो सेमीफाइनल है, इस सेमीफाइनल बीजेपी ने जीत ली है सल्ट उपचुनाव विधानसभा, और इसमें महेश जीना जो कैंडिडेट थे उनकी जीत हुई है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर एक बार आपको फिर से बता दें, सल्ट उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। तो बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना उपचुनाव में जीते हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद हैं, और कार्यकर्ताओं को बधाई देने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। एक बार आपको फिर से बता दें कि सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी। उत्तराखंड में एक बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री के सामने और प्रदेश अध्यक्ष के सामने, लेकिन ये चुनौती खत्म हो गई, और आखिरकार बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना उपचुनाव में जीत गए हैं। कांग्रेस के जो उम्मीदवार जो मैदान में उतारा गया था,
वो भी बहुत ही मजबूत प्रत्याशी के तौर पर वो थी, लेकिन कांटे की इस टक्कर में बीजेपी को जीत मिली है। तो सल्ट विधानसभा उपचुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, लेकिन इसे मुख्यमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहली बार यह चुनाव लड़ा गया था। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री के लिए ये बहुत ही बड़ा, आप समझ सकते हैं कि उनकी जो पॉलिटिकल करियर है उसमें ये एक मोड़ है, सल्ट विधानसभा उपचुनाव को जीतना। और बीजेपी ने ये सीट जीत ली है। पूरी ताकत झोंकी गई थी कांग्रेस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी। सभी स्टार प्रचारक उसमें आए थे कांग्रेस के, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने यह सीट जीत ली है। और जीत के बाद मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं कार्यकर्ताओं के आभार व्यक्त करने के लिए। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एक बार आपको फिर से बता दें, सल्ट उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। और जीत के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी हैं और कार्यकर्ताओं को आभार प्रकट करने के लिए मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं। और यह तस्वीर बीजेपी कार्यालय से मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सल्ट विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, महेश जीना की जीत हुई है। आपको बता दें कि आज बहुत ही उत्तराखंड के लिए और खासकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि सल्ट विधानसभा चुनाव को लेकर यही कहा जा रहा था कि ये मुख्यमंत्री के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आखिरकार बीजेपी की जीत हुई है और मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए पार्टी के कार्यकर्ता मदन कौशिक भी साथ में मौजूद हैं। और इस बीच आपको बता दें कि 4700 वोटों से महेश जीना ने अपनी जीत दर्ज कराई है। और आप कह सकते हैं कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ये जो सीट है सल्ट, ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने इस पर जीत दर्ज कराई है। और सुदीप जैन जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। सुदीप, निश्चित तौर पर बहुत ही एक बड़ी लड़ाई कह सकते हैं आपको, कड़ी टक्कर के साथ दोनों पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थी। और बीजेपी के मुख्यमंत्री के लिए खासकर ये बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती को तो मुख्यमंत्री ने पार कर लिया है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी देखिए, ये निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती तो थी ही, क्योंकि गंगा पंचोली को सीधे तौर पर हरीश रावत प्रत्याशी के तौर पर लाए थे। हरीश रावत बहुत मजे खिलाड़ी है और उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। हरीश रावत का जब गंगा पंचोली को टिकट हुआ तो उसी वक्त ये मैसेज आला कमान, कांग्रेस आला कमान ने दे दिया कि उन्होंने हरीश रावत की मांग पर, हरीश रावत की सहमति पर मोहर लगाई है। और गंगा पंचोली को टिकट मिलने के बाद ही भाजपा संगठन भी ये समझ चुका था कि चुनाव एक तरफा या रूलिंग पार्टी के प्रभाव जैसा होगा या बहुत आसान होगा, ऐसा नहीं है। हालांकि ये सब जानते हैं कि चुनाव प्रबंधन के मामले में, चुनाव लड़ने के मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस एकता के साथ चुनाव लड़ा और परिणाम भी आज सबके सामने, जिस चुनाव को एक बार तक जानकार फंसा हुआ मान रहे थे या ऐसा भी समझ रहे थे कि हो सकता है कि भाजपा को नुकसान हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस चुनाव में सबसे इंटरेस्टिंग जो दृश्य था वो हरीश रावत का था। हरीश रावत चुनाव के समय ही कोविड पॉजिटिव हुए, उनकी तबीयत काफी खराब हुई, वो एम्स गए और इलाज करा के लौटे। और इलाज करा के लौटने के बाद सीधे वो सल्ट गंगा के प्रचार में पहुंचे थे, एक सीधा संदेश देने के लिए कि उस चुनाव के पीछे जो समरवीर है वो हरीश रावत है और गंगा पंचोली उनके साथ है। तो सारथी के तौर पर भी हरीश रावत ने संदेश देने की कोशिश की, लेकिन हरीश रावत एक बहुत बड़े राजनीतिक
और बहुत मंझे हुए राजनीति के जानकार हैं। कुछ देर पहले उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री और भाजपा को बधाई भी दे दी है कि सल्ट चुनाव आप विजयी हुए, आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई। ये कहके भी एक हरीश रावत से परिचय दे दिया कि वो मैदान में थे। जीत या हार इससे महत्वपूर्ण है कि वो चुनाव पर टिके हुए थे और सारी चीजों को बहुत बारीकी से देख रहे थे। देखिए, इस चुनाव के परिणाम को दो लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, ऐसा जानकार बताते हैं। पहला तो राज्य में जो विधानसभा चुनाव का समय करीब है, काउंटडाउन जैसी स्थिति है, उसमें ये भाजपा के लिए एक ऑक्सीजन का काम करके गया। ये वही ऑक्सीजन है जिसकी क्राइसिस भी है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, तीरथ सिंह रावत जिनको राज्य का मुख्यमंत्री बने हुए भी 2 माह का समय होना है, उनकी ये पहली अग्नि परीक्षा थी जिसमें वो पास हो गए, चुनाव संगठन के तौर पर और मुख्यमंत्री के तौर पर भी। लिहाजा वो कुछ देर पहले ही भाजपा दफ्तर अभी यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने बधाई भी स्वीकार की है। बिल्कुल। हालांकि अभी तक देखिए, ये इसमें दो बातें हैं। जैसे कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, हम भी बार बार जिक्र कर रहे थे, और प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी, क्योंकि अब ये टिप्पणी होने लगी थी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कि नेतृत्व परिवर्तन किया गया है, क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। लेकिन इस परिवर्तन को जनता भी अब मुहर लगा दी है। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, चुनाव प्रबंधन में भाजपा का कोई सानी नहीं है। ये बहुत प्रबंधन, बहुत बूथ टू बूथ, बस्ते से बस्ते इनके जो कार्यकर्ता है उनकी पकड़ है। ये चुनाव लड़ते हैं और भाजपा ने ये परिणाम भी अपनी पार्टी के पक्ष में लिया है। अगर इस चुनाव के पीछे के जानकार परिणाम ये भी बताते हैं कि 2 दिनों पूर्व पार्टी संगठन, सतपाल महाराज और मदन कौशिक के बीच एक चर्चा भी हुई है। वो चर्चा मुख्यमंत्री के होने वाले उपचुनाव को लेकर है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं है, पर उस बैठक में इस बात का जिक्र हुआ कि इन्हें सल्ट के परिणाम का इंतजार करना होगा। तो आज सल्ट के चुनाव का परिणाम आ गया, तो अब अगर सरकार पूर्व चुनाव में नहीं जाती है तो मुख्यमंत्री को भी चुनाव लड़ने के लिए सीट को तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा महीना 8 तारीख को पूरा होने जा रहा है। तो पार्टी ने एक होमवर्क जो किया था उसके हाफ ईयरली में तो पास हो गई है, लेकिन फाइनल एग्जाम का भी उसे इंतजार है। जी बिल्कुल, फाइनल एग्जाम और विधानसभा हो जी, और इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी, और उनका जो अपना एक इतिहास था समाज सेवा के तौर पर या फिर कार्य के तौर पर, और बीजेपी हमेशा से सिंपैथी वोट यानी सहानुभूति जो वोट है उसे कभी भी गंवाना नहीं चाहती, और यही वजह है कि महेश जीना को वहां से उतारा गया मैदान में। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जीना जी के निधन के बाद उनके भाई को ही मौका दिया गया, ये पार्टी को भी पता था, और हम हर आम और खास जानता है कि जो सिंपैथी वोट है वो पार्टी के पक्ष में होगा। और पहाड़ में वैसे भी लगाव ज्यादा होता है, छोटे गांव है, छोटे कस्बे हैं, छोटे रकबे हैं, लोग आस पास रहते हैं, आपस में बहुत जुड़े हुए रहते हैं। लिहाजा सिंपैथी का फायदा मिलना ही था और वो मिला भी, लेकिन फिर भी इसको सिर्फ सिंपैथी नहीं कर सकते। जीना ने खुद भी मेहनत की लोगों के बीच गए, हालांकि वो इतने एक्टिव नहीं थे जब तक उनके भाई थे, लेकिन उनके भाई के निधन के बाद वो एक्टिव हुए, लोगों से जाके मिले, पीछे पार्टी कार्यकर्ताओं का, पार्टी नेतृत्व का साथ था। लिहाजा उन्होंने इस अपनी लड़ाई को विजय में बदला, और विजय जो आज गई उसका संदेश देहरादून से लेकर दिल्ली तक पहुंच चुका है। और ये सबसे बड़ी ऑक्सीजन आई है मुख्यमंत्री राज्य के जो है तीरथ सिंह रावत के लिए। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मदन कौशिक के लिए भी राहत है, क्योंकि ये उनके नेतृत्व में, उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला चुनाव था। जी बिल्कुल, अब जो है मुख्यमंत्री को खुद भी अब इम्तिहान में पास होना है, क्योंकि अब उन्हें खुद चुनाव लड़ना है। जी ये बात बिल्कुल ठीक है कि अब अगली परीक्षा मुख्यमंत्री जी को ही देनी है, क्योंकि 6 माह का समय होता है। जानकार दरअसल ब्यूरोक्रेसी में 2 तरीके की बात करते हैं। कुछ लोगों का यह अनुमान है कि सरकार चाहती है कि समय से पूर्व चुनाव हो जाए। अगर ऐसी स्थिति हुई तो उपचुनाव की स्थिति नहीं होगी। हालांकि सरकार और मुख्यमंत्री खुद भी कह चुके हैं कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। अब सबसे पहले 3 चीजों पर पार्टी को चिंता करनी है। कौन व्यक्ति पार्टी का अपनी सीट छोड़ेगा मुख्यमंत्री के लिए, पहली बात। दूसरी बात, मुख्यमंत्री कौन सी सीट को ज्यादा इजी मानेंगे, क्योंकि उनको चुनाव लड़ने के साथ साथ प्रदेश की व्यवस्थाओं को भी देखना है। कोविड काल में जो लगातार स्थितियां कमजोर पड़ रही है उसको सुदृढ़ करना है। राज्य का पर्यटन ठप हो गया है 4 धाम यात्रा स्थगित होने के साथ ही उनको पूरे स्टेट के जो संगठन है उसको साथ लेके चलना है। तो ये 3 वो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को काम करना है, और साथ ही अपने लिए सीट का सिलेक्शन भी करना है। तो आज हम भी ये मुख्यमंत्री से और संगठन से जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टी की अगली जो व्यवस्था है, अगली लड़ाई है, वो विधानसभा चुनाव है या मुख्यमंत्री जी का चुनाव होगा। अब देखना होगा जवाब क्या आएगा। लेकिन आज कम से कम पार्टी के लिए जो दिन है, आज का दिन हैप्पी संडे उत्तराखंड भाजपा के लिए जरूर कहा जा सकता है। बिल्कुल। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस में हरीश रावत का कद सबसे बड़ा है अभी भी वहां पर, और उन्होंने ही
गंगा पंचोली की अगर बात कर ली जाए तो उनको टिकट दिलाने में उनका पूरा योगदान था। सोशल मीडिया के जरिए या फिर जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे बात करना, जनता को भी उन्होंने ये कह दिया कि मैं ही हूँ। लेकिन क्या कोविड के कारण कोरोना पॉजिटिव हो गए और इसलिए वो वहाँ पर कमज़ोर पड़ गए, प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया? क्योंकि जो कैंडिडेट है गंगा पंचोली वो तो बहुत मजबूत रही हैं, चूक कहाँ रह गई? देखिए ये कोविड का, अगर मैं कहूं कोविड का असल में हरीश रावत ने लाभ लिया। वो कोविड से जब रिकवर होके गए तो उनके वो भी कहीं ना कहीं उनके मन में एक चीज थी, वो जैसे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लैंड हुए, रात रुकने के बाद वो अगले दिन अल्मोड़ा सल्ट के लिए निकल गए थे। तो कहीं ना कहीं प्रयास उनका भी यही था कि इस चुनाव पे अधिक से अधिक फायदा मिले, और जो वो एम्स से लौटे हैं तो एम्स का फायदा जी के बीच जाकर जो कांग्रेस कार्यकर्ता उनके बीच जाकर वो एक संदेश दें और एक मैसेज दें कि वो अब आ गए हैं और चुनाव में बहुत मजबूती के साथ गंगा पंचोली जी के साथ खड़े हैं। और उन्होंने मैसेज दिया भी, उनकी सभाओं में अच्छी भीड़ जुटी और अच्छी संख्या में कार्यकर्ता आए, स्थानीय विधायक भी उनके साथ रहे। तो ये वो सारी चीजें थी जिसको निगेटिव माहौल को पॉजिटिव बदलने की कोशिश की हरीश रावत ने, उसमें सफल हुए हैं। और उन्होंने एक मैसेज दिया कि वो बीमार होके बावजूद भी वो पक्ष में खड़े थे। उन्होंने एम्स से एक वीडियो मैसेज भी जारी किया था और उसमें भी उन्होंने भावनात्मक अपील की थी गंगा पंचोली के पक्ष में। तो हरीश रावत चूंकि किसी भी एंड पे नहीं, उन्होंने कमी कहीं नहीं छोड़ी। कहीं ना कहीं चुनाव प्रबंधन में जरूर कांग्रेस की कमी रही, जो ये परिणाम आया और भाजपा प्रत्याशी विजयी हुए। जी एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सल्ट विधानसभा उपचुनाव में फैक्टर क्या रहा? क्या विकास का मुद्दा वहां पर हावी रहा? क्योंकि पिछले 5 साल से वहां पर उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, सरकार ने वहां पर कुछ बढ़िया काम किया होगा तभी जनता ने उन पर भरोसा जताया है, या फिर सुरेंद्र सिंह जीना के नाम पर वोट मांगे गए थे? क्योंकि सहानुभूति को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि सुरेंद्र सिंह जीना उन्हीं का नाम लिया जा रहा था वहां पर वोटों को लेकर, और महेश जीना जो जीते हैं वो भी घर घर में जाकर उन्होंने अपने भाई के नाम को ही भुना रहे थे। तो क्या फैक्टर रहा वहां पर जो काम किया बीजेपी के लिए? सल्ट में भावनात्मक लहर का तो फायदा बिल्कुल मिला है, इस बात से किसी को कोई इनकार नहीं। वो जीना के भाई थे, ये सबको पता है। और वो डोर टू डोर कैंपेन में भी अपने भाई की याद दिलाते थे कि कैसे उन्होंने बुरे वक्त में लोगों की मदद की, हर समय जनता के साथ खड़े रहते थे। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर था, उपचुनाव में सामान्य तौर पर ऐसा देखा जाता है कि जो जनता है वो राज्य सरकार के साथ या जो सत्ता में संगठन बैठा होता है उसके साथ रहना चाहती है, क्योंकि उसे पता है उसके क्षेत्र के जो काम रह गए हैं, अधूरे हैं या जो होने हैं, उनमें किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना आने पाए, इसलिए भी ऐसा होता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो जीना कर पाए, जीना ने पार्टी संगठन के जो कार्यकर्ता जो रीढ़ थी उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा और उन्हीं के आगे, उन्हीं के हाथों उन्होंने ये चुनाव को दिया कि आपको हर हाल में मेरी मदद करनी है, हर हाल में चुनाव को जितवाने का प्रयास करना है। अब खास बात इसमें एक और नोटिस की जानी चाहिए कि जीना हमेशा, जो भी नेता देहरादून से सल्ट पहुंचे, हमेशा वो उनके पीछे दिखे हैं, वो आगे कभी नहीं दिखे। ये एक आदर की भी बात है, एक रिगार्ड की भी बात है और एक संदेश देने की भी बात है कि वो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके सहयोग के साथ ही ये चुनाव जीत पाएंगे। और ये कई वो सारी चीजें हैं जो एक पॉजिटिव माहौल के रूप में जीना जी के पक्ष में आई और भाजपा को इसका फायदा मिला। जी बिल्कुल। लेकिन एक और जो मुद्दा है काफी बीजेपी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले तक जो बातें आ रही थी सामने, लगातार ये कहा जा रहा था कि नेतृत्व को लेकर, खासकर चीफ मिनिस्टर को लेकर और कार्य को लेकर जनता में नाराजगी है, कई ऐसे विधायक हैं जो परेशान हैं। लेकिन नेतृत्व परिवर्तन के बाद क्या जनता ने फिर से, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा हो सकता है? देखिए, मौजूदा सल्ट का जो परिणाम आया वो ये सीधे तौर पर बताने के लिए काफी है कि पार्टी ने जो प्रयास किया वो सफल हुआ। तीरथ सिंह रावत की नाराजगी जो विधायकों में थी, जो लोग दिल्ली गए, तीरथ सिंह रावत जी आसानी से मिल जाते हैं, देर रात भी उपलब्ध रहते हैं, कार्यकर्ताओं की हर बात सुनते हैं, सबको सम्मान देते हैं। और आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं, धस्माना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी, चूक कहां रह गई? नहीं, कोई चूक नहीं रह गई। चुनाव देखिए, ये एक विधानसभा का चुनाव था, उस विधानसभा का चुनाव था जहां लगातार 2 बार सुरेंद्र सिंह जीना विधायक थे। वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो बहुत लोकप्रिय थे अपने क्षेत्र में। उनकी लोकप्रियता का
और उनके साथ जो इतना जबरदस्त हादसा हुआ पूरे परिवार के साथ, दो मौत उनके यहाँ हो गई बहुत छोटे अंतराल में, पति पत्नी दोनों की डेथ हो गई। जिन परिस्थितियों में डेथ हुई उसके बाद जिस प्रकार से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा फोकस केवल और केवल सुरेंद्र सिंह जीना पे किया और उनका कोई और न सरकार की उपलब्धियों पे था, न सरकार के कामकाज पे था, न त्रिवेंद्र सिंह न तीरथ सिंह, किसी बात पर उन्होंने वोट नहीं मांगा। बेटा जो है वो जाकर लगातार अपने माता पिता के नाम पर अपने चाचा के लिए वोट मांगता रहा। और सहानुभूति देखिए, हमारे भारतीय और उत्तराखंड के लोगों के अंदर जो आत्मीयता और मानवता है उसके अनुसार सहानुभूति ने काम किया और वो जीत गए। और जी आप बने रहें, जी बने रहें। डॉक्टर देवेंद्र भसीन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर भसीन, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बधाई आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, इस जीत को क्या आप इसे माना जाए कि जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ है जनता ने उस पर मुहर लगा दी है? पहली बात तो ये है कि हम सल्ट की जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पुनः भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पर और कार्यक्रमों पर विश्वास व्यक्त किया है। और ये जीत जो है मूल रूप से जो हमारी केंद्र नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य हैं उत्तराखंड में जो केंद्र द्वारा सहायता दी जा रही है, और माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार और भाजपा संगठन की जो है रीति नीति, उस पर जनता की एक बार पुनः सल्ट की जनता ने मोहर लगाई है। और जहाँ तक अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान सुन रहा था तो वो बार बार जोर दे रहे थे कि ये जीत जो है वो केवल इमोशंस पर है, तो मैं उन्हें ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये जीत मूल रूप से कार्यों पर है। और इमोशंस की जहाँ तक बात है तो उनको ध्यान में होगा कि उनके ही नेता श्री हरीश रावत जी ने कितना बड़ा इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करी थी। यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ कह दिया कि अगर हार गए तो मेरे जीवन को लेकर के भी उन्होंने टिप्पणी कर दी थी, और बाकायदा वो इमोशनल वीडियो और चीजें सोशल मीडिया पर खूब प्रसारित की गई। और साथ ही उन्होंने गंगा मैया के बारे में भी बोल दिया, जबकि वही व्यक्ति थे जिन्होंने गंगा मैया को नहर बना दिया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जीत इमोशंस के नहीं है। सुरेंद्र सिंह जीना जी सबके लाडले थे, उनके भाई मैदान में आए तो जनता उनके साथ भी खड़ी हो गई। तो जीत अपने आप में सुरेंद्र सिंह जीना जी के जो कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए है। ये जीत केंद्र की और प्रदेश की सरकारों के कार्यक्रमों की जीत है। और कांग्रेस के द्वारा जो लगातार दुष्प्रचार किया जाता रहा, जनता ने उसको नकार दिया और पुनः हमारे प्रत्याशी जो है बहुत अच्छे बहुमत के साथ उन्होंने विजय प्राप्त की। जी सूर्यकांत धस्माना जी। नहीं, वो चुनाव जीते हैं तो जीतने में मोदी जी की भी जीत बताएंगे, तीरथ सिंह जी की भी जीत बताएंगे। अब राज्य में जो हालात हैं, देश में जो हालात हैं वो आप देख रहे हैं, उनके ऊपर मैं बहुत तबसरा नहीं करूंगा। लेकिन असली बात मैंने सुबह भी आपसे कहा था और अब भी कह रहा हूं कि ये चुनाव पूरी तरह से लोकल चुनाव, एक विधानसभा का चुनाव था। वहां पर जो हमारे दिवंगत विधायक थे, उन विधायक जी की के साथ, परिवार के साथ जो घटना घटी वो वास्तव में बहुत एक ऐसी घटना थी जिसने सबको हिला के रख दिया था। हम लोग भी दुखी थे, हमारे वो खुद व्यक्तिगत मित्र थे। इसलिए मैं समझता हूं कि एक विधानसभा के चुनाव में इस प्रकार से बहुत बड़ा उसको जीत का चेहरा, असली लड़ाई तो 22 में होगी, और असली लड़ाई तब होगी जब पार्लियामेंट का भी और तीरथ सिंह जी जिस विधानसभा से लड़ेंगे वो आप उस चुनाव में कहेंगे कि मुकाबला सरकार की उपलब्धियों पे, सरकार के किसी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत धस्माना जी। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई जीत की। हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। कुल मिलाकर ये कि आपको बता दें कि सल्ट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। 4700 वोट से महेश जीना जीते हैं और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनकी हार हुई है। हालांकि ये बहुत अच्छा मौका था कांग्रेस के लिए भुनाने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया। सिंपैथी जो वोट है वो महेश जीना बटोर ले गए। यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का परिणाम लगातार घोषित किए जा रहे हैं और एक के बाद एक जो लोग जीत रहे हैं उसके नाम भी हम आपको बता रहे हैं कि कहां से कौन विजय हो रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों से जो खबर आ रही है, यानी लेकिन पहले हम आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अमेठी में बालापुर ग्राम पंचायत से राम कुमार ने जीत दर्ज की है। वहीं
जौदिल मई ग्राम पंचायत से भी जीत दर्ज हो गई है। बालापुर पंचायत से रामकुमार ने जीत दर्ज की है। वहीं जौदिल मई ग्राम पंचायत से दिनेश त्रिवेदी की जीत हुई है। तेवसी ग्राम पंचायत से कंचन श्रीवास्तव ने चुनाव जीती हैं। वहीं खालिस बहारपुर ग्राम पंचायत से रामराज जीते हैं। सरैया पीरजादा ग्राम पंचायत से अनिल कुमार ने चुनाव जीते। वहीं प्रतापगढ़ की बात कर ली जाए तो उपाध्यायपुर ग्राम पंचायत से विवेक तिवारी की जीत हुई है। मवैया ग्राम पंचायत से हरिकेश पांडे ने चुनाव जीते हैं। वहीं रामनगर ग्राम पंचायत से मनोज शुक्ल की जीत हुई है। ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हम रिजल्ट आपको बता रहे हैं। वरेंद्र ग्राम पंचायत से बद्री प्रसाद जायसवाल की जीत हुई है। वहीं दशरथपुर ग्राम पंचायत से मुर्तुजा अहमद की जीत हुई है। पूरे अनिरुद्ध ग्राम पंचायत से रविशंकर शुक्ल की जीत हुई है। मिर्जापुर की बात कर ली जाए तो सजनी कला ग्राम पंचायत से धर्मजीत मौर्य की जीत हुई है। वहीं ओरी ग्राम पंचायत से चंद्रभान सिंह की जीत हुई है। अयोध्या की अगर बात कर ली जाए तो चमरदार ग्राम पंचायत से अनिल तिवारी जीते हैं। वहीं मानापुर ग्राम पंचायत से रविंद्र कुमार की जीत हुई है। बेनी गदोपुर ग्राम पंचायत से सुरेश सिंह कक्कू की जीत हुई है। वहीं बघौड़ा ग्राम पंचायत से पार्वती की 15 वोट से जीत हुई है। सिद्धार्थनगर की बात कर ली जाए तो बरगदी ग्राम पंचायत से प्रभात चौधरी जीते हैं। पिपरसन ग्राम पंचायत से उर्मिला देवी 17 वोट से जीती हैं। वहीं सोनभद्र में जोधी ग्राम पंचायत से श्रीकांत यादव की जीत हुई है। केवाल ग्राम पंचायत से दिनेश यादव चुनाव जीते हैं। वहीं धनोरा ग्राम पंचायत से सुभाष कुमार जीते हैं। पोलवा ग्राम पंचायत से राकेश की जीत हुई है। खजूरी ग्राम पंचायत से मानिक चंद की जीत हुई है। वहीं सीतापुर की बात कर ली जाए तो टेडबा चिलौल ग्राम पंचायत से अवधेश कटियार चुनाव जीते हैं। खपूरा ग्राम पंचायत से विश्वनाथ यादव की जीत हुई है। वहीं सीतापुर में कानपुर की बात कर ली जाए तो बाजपुर ग्राम पंचायत से राजेंद्र प्रसाद की जीत हुई है। वहीं कुरिया ग्राम पंचायत से अनिल कुमार चुनाव जीते हैं। वहीं उदयपुर ग्राम पंचायत से शिवपाल की जीत हुई है। जरकला ग्राम पंचायत से हरिनारायण की जीत हुई है। अमेठी की बात कर ली जाए तो छीटेपुर गांव से बाबूलाल कोरी चुनाव जीते हैं। वहीं गोरखपुर में ग्राम पंचायत कुआबार से प्रेमचंद यादव जीते हैं। सोहगौरा से प्रधान पद के लिए विजय प्रताप विजय हुए। वहीं ग्राम पंचायत कौड़ीराम में उमेश यादव की विजय हुई है। फतेहपुर के मदुरी गांव से रामशरण प्रधान पद पर विजय हुए हैं। वहीं मिर्जापुर में रोशनहर गांव से चंद्रबाला देवी 150 वोट से चुनाव जीती हैं। अमेठी की बात कर ली जाए तो छीटेपुर गांव से बाबूलाल कोरी चुनाव जीते हैं। तो अभी तक जो परिणाम घोषित किए गए हैं वो लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार उन प्रत्याशियों के नाम हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त विजय घोषित हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आज पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना चल रही है। सुबह 8 बजे से ही मतगणना केंद्र पर मतों की गिनती शुरू हो गई और अब हम एक के बाद एक आपको रिजल्ट बता रहे हैं कि कहां पर, यानी अमेठी की बात कर लीजिए, छीटेपुर गांव से बाबूलाल कोरी की जीत हुई है। उन सभी प्रत्याशियों के नाम हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो लोग चुनाव जीत चुके हैं। तो फतेहपुर के मदोरी गांव से रामशरण प्रधान पद पर चुनाव जीते हैं। अमेठी की बात करें तो ग्यासपुर ग्राम पंचायत से दीपक जीते हैं। वहीं बालापुर ग्राम पंचायत से राम कुमार ने जीत दर्ज कराई है। जौदिल मई ग्राम पंचायत से दिनेश त्रिवेदी की जीत हुई है। तो यूपी पंचायत चुनाव के नतीजे, तेवसी ग्राम पंचायत से कंचन श्रीवास्तव चुनाव जीती हैं। वहीं खालिस बहारपुर ग्राम पंचायत से रामराज चुनाव जीते हैं। वहीं सरैया पीरजादा ग्राम पंचायत से अनिल कुमार जीते हैं। वहीं नीमपुर ग्राम पंचायत से हरिराम यादव चुनाव जीते हैं। दारानगर ग्राम पंचायत की बात कर ली जाए तो इंद्रराज यादव ने वहां पर जीत दर्ज कराई है। संसारपुर ग्राम पंचायत से राजेंद्र यादव की जीत हुई है। वहीं अमेठी की बात कर ली जाए तो ग्यासपुर प्रतापगढ़ में
उपाध्यायपुर ग्राम पंचायत से विवेक तिवारी की जीत हुई है। कमरे के अंदर जहां पे काउंटिंग का काम चल रहा है उसमें मैं दिखाना चाहूंगा कि जो एजेंट हैं उन एजेंटों को पास खड़ा किया गया है, अर्थात या जगह का अभाव माना जाए या प्रशासन की लापरवाही माना जाए, या ये आरओ द्वारा जब पूछा गया कि आखिरकार क्या वजह है कि सारे एजेंट एक से सटे हुए दिख रहे हैं, तो आरओ ने साफ जवाब दिया कि इनकी कोविड टेस्ट करा दी गई है। अगर ऐसे में देखा जाए जो पंचायती चुनाव की काउंटिंगें चल रही हैं हर ब्लॉकों में, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन सीधे देखने को मिल रहा है। ये दोहरी घाट ब्लॉक की काउंटिंग चल रही है। दिखाना चाहूंगा कि जिन एजेंटों को अंदर पास किया गया है, अर्थात एक प्रत्याशी का एक एजेंट होगा, ये कहा गया है, उसके बावजूद भी अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, जो एजेंट हैं, उनकी दूरियां दिखती हुई नजर नहीं आ रही। न्यूज़ वन इंडिया के लिए मऊ से प्रदीप पांडे। देखा जाए कि तो जगह जगह मतगणना की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि जो भी प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं, लगातार हम उनके नाम टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए मतगणना स्थल के, जहां पर मतों की गिनती चल रही है। आपको बता दें कि मतगणना स्थल पर पहले से ही कोरोना के मद्देनज़र सबको कहा गया है कि सिर्फ प्रत्याशी और प्रत्याशी के साथ एक व्यक्ति साथ में हो, लेकिन बाहर जो है समर्थकों का हुजूम है। काफ़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं। पुलिस को कई जगहों पर हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा है। तो आज का दिन बहुत ही अहम दिन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और 5 राज्य यानी कि पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड की खबर हमने आपको बता ही दी कि वहां पर एक विधानसभा यानी सल्ट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज कराई है। जबकि अब जो लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो पंचायत यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज उत्तर प्रदेश में हर जिले में, हर ब्लॉक में मतगणना स्थल पर मतों की गिनती चल रही है। और इस पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपने समर्थित उम्मीदवार को मैदान में उतारा और अच्छा खासा वहां से जो संकेत हैं वो मिल रहे हैं। लगातार मतों की गिनती चल रही है। लगातार हम दिखा रहे हैं आपको कि कौन प्रत्याशी किस पंचायत से जीते हैं। और यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मऊ की क्या स्थिति है, वहां भी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं और वहां का जायजा लिया है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ब्लॉक है जहां सर्वोदय पीजी कॉलेज में मतगणना हुई है, जबकि मतगणना का कार्य 8 बजे से शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि इधर दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि अभी बधी हुई पेटियां यानी 3 पेटियां सीधे दिख रही हैं। अर्थात बात कर ली जाए अन्य टेबलों की, 1-2 टेबल चलाए जा रहे हैं। इस संबंध में जब हमने अपर जिलाधिकारी से बात की तो अपर जिलाधिकारी ने संबंधित नीचे अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए आगे हाल में व्यवस्था की जाने का आश्वासन दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ वन इंडिया के साथ।